हेलो एवरीवन। तो हम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे थे लूसेंट से, और ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम आगे के चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो हीट तक तो हम डिस्कस कर चुके थे, यहाँ से हम लाइट से शुरू करेंगे। तो लाइट, हीट, वेव्स, मोशन, पृष्ठ तनाव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। इन चैप्टरों से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट यानी प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हम अपनी आंखों के जरिए मालूम चलता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। 1637 में दकार्ते ने प्रकाश के कड़े का मॉडल प्रस्तुत किया और स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। इसके बाद 1678 में डच भौतिकविद क्रिस्टियान हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जब टॉमस यंग ने सन 1801 में अपना व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तरंगवत है। इसके बाद 1850 में फूको द्वारा किए गए प्रयोग से यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रागुक्ति यानी प्रेडिक्शन ऑफ द वेव मॉडल की पुष्टि हो गई। प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचारित होती है, इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो कि स्कॉटलैंड से थे, द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से संबद्ध है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय और दिक् स्थान आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय और दिक् स्थान में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों यानी प्रकाश तरंगों का संचरण कर सकते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों को ही व्याख्या कर पाता है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती हैं, इसलिए प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत। ये जो है तरंग सिद्धांत नहीं है। प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। वास्तव में ये दोनों प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या है। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें कि फोटोन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ कण में माना जाता है। आज जो है प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। वायु और निर्यात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो फॉर्मूला होता है U = C/μ, जहाँ पे आपका म्यू जो है ये माध्यम की चाल है, C आपका निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि 5 भागों में बांटते हैं। पहला, प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस बॉडीज। वे वस्तुएं जो कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन से हैं? सूर्य, विद्युत बल्ब एक्सेट्रा, ये क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। दूसरा, अप्रदीप्त वस्तुएं यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगते हैं, वो होते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, जैसे कि मेज, कुर्सी एक्सेट्रा। तीसरा, पारदर्शक वस्तुएं यानी ट्रांसपेरेंट बॉडीज। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं वे होते हैं पारदर्शक वस्तुएं, जैसे कि कांच, जल, इनमें से प्रकाश होकर के निकल जाती है। चौथा, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं यानी ट्रांसलूसेंट बॉडीज। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुओं को अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, ये क्या है? अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। और पांचवा, अपारदर्शक वस्तुएं यानी ओपेक बॉडीज। अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, जैसे कि धातु, प्रकाश बाहर नहीं निकल पाती है, ये है अपारदर्शक वस्तुएं।
तो आगे हम एक चार्ट देख लेते हैं, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, जो कि फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं इससे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल, कांच के माध्यम से प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और रॉकेट साल्ट माध्यम से प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और नाइलॉन में प्रकाश की चाल होती है 1.96 × 10⁸। तो ये माध्यम था और इसमें प्रकाश की चाल कितनी थी। इसके बाद अब हम डेफिनेशन देखना शुरू करते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है, इसका क्या डेफिनेशन है, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल और अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के फैक्ट वाले, पूछता है कि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कितना होता है, अधिक होता है, कम होता है, ये पूछता है। ठीक है, तो बैंगनी रंग में अधिक होता है और लाल रंग में सबसे कम होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, यानी प्लेन मिरर से परावर्तन। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ये प्रतिबिंब काल्पनिक, वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा यानी लिटरल इन्वर्स होता है। यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हुए हो तो उनके बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या की गणना कुछ इस प्रकार से की जा सकती है। जैसे कि यदि 360/थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n = 360/थीटा -1 होगी। जैसे कि अगर थीटा अगर 90 मान लेते हैं, 90 डिग्री पर झुकी हो, तो समतल दर्पणों के बीच हो जाएगा 360/90। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम में जाएगा, यानी 4 - 1, तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं, यदि 360/थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 360/थीटा होगी। यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो, ठीक है, जैसे कि अगर 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 360/40 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 प्रतिबिंब बनेंगे। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि 360/थीटा एक विषम संख्या हो तो वो वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 360/थीटा -1 होगी। जैसे 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360/40 -1 8 होगी। यदि 360/थीटा एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उसके पूर्णांक के बराबर होगी। इसके बाद आगे हम जानेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। डिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के क्या उपयोग है? बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आती है। आँख, कान और नाक और दांत के डॉक्टरों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण होता है, और गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में होता है, और सोलर कुकर में होता है। तो आगे हम एक चार्ट देखेंगे जिसमें अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में आप जानेंगे। तो वस्तु की स्थिति ये है और प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति
फोकस पर होगी और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा मतलब बिंदु मात्र जितना होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा व वास्तविक होगी। यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस व वक्रता केंद्र के बीच होगा और प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उल्टा व वास्तविक होगी। वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगा और प्रतिबिंब का आकार समान आकार का होगा और प्रकृति उल्टा व वास्तविक होगी। यदि वस्तु की स्थिति फोकस और वक्रता के बीच में होगा तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। प्रकृति कैसी होगी? उल्टा व वास्तविक होगी। वस्तु की स्थिति फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगा, प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा और प्रकृति उल्टा व वास्तविक होगी। यदि वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। प्रकृति कैसी होगी? सीधा व आभासी होगी। ठीक है, आगे हम उत्तर दर्पण से बने प्रतिबिंब देखेंगे। तो उत्तर दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। उत्तर दर्पण के क्या उपयोग है? उत्तर दर्पण का उपयोग गाड़ी चलाने में चालक की सीट के पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है साइड मिरर के रूप में और सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपत्ति होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, लेकिन तिरछी आपत्ति होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम से सघन माध्यम यानी डेंजर मीडियम जैसे कि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो वो दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, लेकिन जो किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपवर्तन के नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और अपरिवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होती हैं। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों जो है एक ही समतल में स्थित होती हैं और किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, जो कि ये जो है नियतांक है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ाने के साथ अपवर्तनांक का मान कम होता है, इसलिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, लेकिन ये परिवर्तन बहुत ही कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर। आगे हम प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण घटने वाली घटनाओं को जानेंगे। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है कि ये किसके कारण होता है? ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना होती है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ये सारी घटनाएं जो है ये प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। आगे हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को जानेंगे यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण सघन माध्यम से बना व आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर के सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। किसी पृष्ठ के जिस भाग में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो चमकने लगता है। ठीक है,
किसी पृष्ठ के जिस भाग में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो क्या करता है, चमकने लगता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है, जैसे कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, और दूसरा आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या है, जैसे हीरा का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में मरीचिका यानी मेरिक का बनना, ये कौन सी घटना है, ये इसके पूर्ण आंतरिक का परावर्तन होता है। जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर्स, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जाता है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। प्रकाशित तंतु का उपयोग क्या है, प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में और अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परिरक्षण करने में और शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में प्रकाशिक तंतु का उपयोग करते हैं। ठीक है। आगे हम लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन को जानेंगे, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। तो इन दोनों लेंस को आप अच्छे से जानेंगे आगे। लेंसों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। इसमें आपका C1 F1, ठीक है, F2 C2। O क्या है, प्रकाशिक तंतु, C1 C2 लेंस का मुख्य अक्ष है। इसी तरह अवतल लेंस है C1 F2, जहाँ पे F1 F2 जो है ये आपका प्रथम फोकस है F1 और F2 द्वितीय फोकस जो कि मुख्य फोकस है। ठीक है। तो ये है लेंसों से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब को आप देखेंगे आगे। ये आप देख सकते हैं, ये वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है और प्रतिबिंब की प्रकृति और वस्तु की तुलना में आकार। वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर होगी। ठीक है। F2 क्या है, F2 आपका द्वितीय फोकस जो कि मुख्य फोकस होता है। F1 क्या है, प्रथम फोकस। O क्या है, प्रकाशिक तंतु। C1 C2 क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष है। ठीक है। तो इसी से रिलेट करके ये चार्ट दिया हुआ है। अगर C1 से परे हो वस्तु की स्थिति तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, F2 और C2 के बीच होगी। और प्रतिबिंब की प्रकृति और वस्तु की तुलना में आकार कितना होगा, कैसा होगा, वास्तविक छोटा और उल्टा होगा, और अनंत पर वास्तविक बहुत छोटा एवं उल्टा होगा। C1 पर वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब की स्थिति C2 पर होगी, और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कैसा होगा, वास्तविक बराबर और उल्टा होगा। C1 और F1 के बीच वस्तु की स्थिति होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, C2 से परे होगी, और प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु की तुलना में आकार वास्तविक बड़ा और उल्टा होगा। F1 पर अनंत पर होगा, वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा होगा। O और F1 के बीच लेंस की उसी पर जिस ओर वस्तु है वो प्रतिबिंब की स्थिति ऐसी होगी, और प्रतिबिंब की प्रकृति और उसकी वस्तु की तुलना में उसका आकार आभासी, सीधा और आवर्धित होगा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब सीधा और आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। लेंस की क्षमता क्या है, पावर ऑफ लेंस। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P = 1/f डायोप्टर होती है। डायोप्टर जो है ये SI मात्रक है लेंस का, जिसे कि D द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटा कर रख दे तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं, और संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। आगे हम लेंस की क्षमता में परिवर्तन देखेंगे। लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। ये लेंस और द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न होती हैं, म्यू बड़ा होता है म्यू डैश से, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए
कांच 1.5 के लेंस को पानी में म्यू डैश इक्वल टू 1.33 में डुबाने पर। इसी तरीके से दूसरा म्यू इक्वल टू म्यू डैश, अर्थात जब दोनों ये बराबर है म्यू डैश के, अर्थात जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वो एक फोकस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस नहीं दिखाई पड़ता है। तीसरा उदाहरण है म्यू डैश बड़ा है म्यू से, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस की अपवर्तनांक से अधिक है। ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। इसके साथ साथ लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। कांच म्यू इक्वल टू 1.5 के लेंस को कार्बन डाई सल्फाइड म्यू डैश इक्वल टू 1.68 में डुबोने पर भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान और अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। आगे हम बात करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्परेशन ऑफ लाइट। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वो अपवर्तनांक के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकाश से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं, और श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण कोची ने एक मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्राप्त किया, जो कि कोची का समीकरण है, कोचेज इक्वेशन कहलाता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि किसी माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश की किरण के तरंगदैर्घ्य यानी रंग पर निर्भर करता है, अर्थात म्यू अनुपाती है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। प्रकाश के विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य प्रकाश का न्यूनतम होता है। प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, अर्थात लैम्डा आर बड़ा है लैम्डा वी से होता है। इसलिए प्रकाश के लाल रंग का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के अपवर्तनांक से कम होता है, अर्थात म्यू आर से बड़ा है म्यू वी। इसलिए सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। न्यूटन ने 1666 में पाया कि भिन्न भिन्न रंगों की भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। इसलिए किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी प्रकाश में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे कि कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और लाल रंग के वेग सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक कम होता है। इसके बाद बात करते हैं इंद्रधनुष, रेनबो, परावर्तन, पूर्ण आर्थिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो हम प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो को एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आँख पर 40 डिग्री 8 मिनट और बाहर वाली लाल किरण जो है आँख पर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। इसके बाद द्वितीयक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग और अंदर की ओर लाल रंग होता है, ठीक है। बाहर वाली बैंगनी किरण आँख पर 54 डिग्री 52 मिनट का कोण और अंदर वाली लाल रंग जो है 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक है।
आगे हम प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग को जानेंगे, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होती है, जैसे कि लाल और नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनता है, और हरा और नीला को मिलाते हैं तो पिकॉक नीला बनता है, लाल हरा को मिलाने से पीला रंग बनता है, ठीक है। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं, ठीक है। तो पूरक रंग लाल और पिकॉक नीला से सफ़ेद हरा और मैजेंटा मिलाते हैं, सफ़ेद रंग बनता है। नीला और पीला मिला करके सफ़ेद लाल, और हरा और नीला मिला करके सफ़ेद बनता है। दैनिक जीवन में प्रयोग में किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियाँ होती हैं। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं के रंग। वस्तु जिस रंग का दिखलाई देती है वो वास्तविक में उसी रंग में परावर्तित करती है। शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, जो कि वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। वो श्वेत दिखलाई पड़ती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफ़ेद होता है, ठीक है। अभी ऊपर आपने ये देखा कि सबका मिश्रित प्रभाव वाइट ही होता है, ठीक। इसलिए जो वस्तु सभी रंगों में अवशोषित कर लेती हैं और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती हैं, वो दिखाई देती है काली रंग की। इसलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वो काला दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है और हरे रंग को वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों की किरणें डालने पर वे किस तरह से दिखाई पड़ते हैं, ये आप नीचे देखेंगे। तो वस्तु के नाम है ये, और सफ़ेद किरणों में, लाल किरणों में, हरे किरणों में, पीली किरणों में और नीली किरणों में आप कैसे दिखेगा ये। सफ़ेद कागज सफ़ेद किरणों में सफ़ेद दिखेगा, लाल किरणों में लाल दिखेगा, हरे में हरा और पीला में पीला, नीला में नीला, सफ़ेद कागज, ठीक है। और लाल कागज सफ़ेद में लाल दिखेगा, लाल में लाल दिखेगा, हरा में काला दिखेगा, पीला में काला दिखेगा और नीले किरणों में काला दिखेगा। हरा कागज जो है सफ़ेद किरण में हरा दिखेगा, लाल किरण में काला दिखेगा, हरे किरण में हरा दिखेगा, पीले किरण में काला दिखेगा और नीले किरण में भी काला दिखेगा। इसी तरीके से पीला कागज जो है वो सफ़ेद किरणों में पीला दिखेगा, लाल किरण में काला दिखेगा, हरे किरण में काला दिखेगा, पीली किरणों में पीला दिखेगा और नीली किरणों में भी काला दिखेगा। पीला कागज सफ़ेद में भी, लाल में भी और नीला किरण तीनों में ही काला दिखेगा। और नीला कागज सफ़ेद किरण में नीला दिखेगा, लाल किरणों में काला दिखेगा, हरी किरणों में भी काला दिखेगा, पीली किरणों में भी काला दिखेगा और नीली किरणों में तो नीला ही दिखेगा, ठीक है। नीला कागज सफ़ेद में भी नीला दिखेगा और नीली में भी नीला दिखेगा, लेकिन लाल, हरा और पीला में काला दिखेगा नीला कागज। आगे हम बात करते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था, जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके आध्यारोहण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक एक करके इन दोनों इंटरफेरेंस को हम जानेंगे। संतोषी व्यतिकरण, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं वहां प्रकाश की परिमाणीय तीव्रता अधिकतम होती है, इसे क्या बोलते हैं, संतोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब विनाशी व्यतिकरण क्या है, माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती है वहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या फिर शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो एक नोट दिया है, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे प्रकाश तरंगों का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ वेव्स ऑफ लाइट। ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो कि अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सममित न हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी ये घटना ध्रुवण कहलाती है।
साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश यानी अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। प्रकाश स्रोतों जैसे कि विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होते हैं। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों यानी विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। आगे हम बात करेंगे मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की साफ देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो अब हम दृष्टि दोष को डिस्कस करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेते हैं परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कारण होता है क्या? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता जो है बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे बनता है। इस रोग का निवारण क्या है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दूर दृष्टि दोष में क्या है? यानी हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है, वो होता है दूर दृष्टि दोष। कारण क्या होता है? लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस रोग का निवारण क्या है? दूर दृष्टि दोष का। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है जरा दृष्टि दोष, प्रिस्बायोपिया। वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या फिर समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु को देख पाता है, उसको बोलते हैं, वो होता है जरा दृष्टि दोष। इस दोष का निवारण क्या है? इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस यानी अभ्यातल लेंस या फिर इसको बाइफोकल लेंस कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस, अभ्यातल लेंस या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष के लिए। इसके बाद दृष्टि वैषम्य या फिर अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है लेकिन ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक नोट है, रेटिना की शंकु यानी कोन्स कोशिका से रंग का और क्षण कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। दूसरा, जब आँख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मात अंग सूज जाता है और श्लेष्मता अंग जो है वो सूज जाता है यानी कॉन्जक्टिव अंग जो है वो सूज जाता है और लाल हो जाता है। आँख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। आँख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। आगे हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यानी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होता है उतनी ही वस्तु जो है छोटी दिखाई देती है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है m=1+d/f, जहाँ पे d आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि स्पष्ट दूरी के लिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और f आपका यहाँ पे ये लेंस की फोकस दूरी है। इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं जो कि लेंस वस्तु की ओर होता है, उसे अभिदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस यानी आई लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक मुख्य व्यास अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका और अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। दूरदर्शी, आगे हम डिस्कस करेंगे दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप को। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है जिससे ये दूर से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, स्थिर वैद्युत।
पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। इसके बाद हम जानेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश नाम दिया है। समान प्रकार के अर्थात धन धन या ऋण ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे जो नीचे ये वाला सारणी दिया गया है, इसमें कुछ वस्तुएं हैं, इस ढंग से सजाई गई है कि यदि किसी वस्तु के किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो इसमें इस सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश है और जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कि कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश और कागज में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। रोआ, फलानेल, चपड़ा, मोम, कांच, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबर, रेजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट और गाटा पार्चा। आवेश का पृष्ठ तनाव यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चाल का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार और चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे चालकों यानी कंडक्टर क्या है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें हम चालक कहते हैं। जैसे कि चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम क्या है, ये चालक है। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है और दूसरे स्थान पे तांबा है। दूसरा स्थान तांबा का है। चांदी सबसे अच्छा चालक है और दूसरे नंबर पे तांबा है। एक नोट दिया है, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ये तांबा का बना होता है। इसके बाद बात करते हैं अचालक क्या है, यानी नॉन कंडक्टर्स। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम अचालक कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, रबड़, कागज, ये सब क्या है, अचालक हैं। अब हम नियम जानेंगे। कूलाम का नियम क्या है। दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युक्रमानुपाती होता है और ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम जो है ये मात्रक भी होता है। विद्युत क्षेत्र, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे विद्युत क्षेत्र कहलाता है वो। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में किसी वस्तु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को अवशोषित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। इसलिए खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर त्वरित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है। त्वरित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। इसके बाद बात करते हैं विद्युत विभव क्या है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य को W से, आवेश के मान को Q0 से और से डिनोट करते हैं। इसके बाद विभवांतर की क्या परिभाषा है। विभवांतर क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और ये भी एक अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विद्युत धारिता क्या है, यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश और उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है जिसको कि F से डिनोट करते हैं।
विद्युत सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद ये बेकार हो जाता है प्राथमिक सेल। वोल्टेज सेल, लेकलांशी सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आवेशन कर इससे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है द्वितीयक सेल को। वोल्टेज सेल का आविष्कार 1799 में प्रोफेसर एलिजांडो वोल्टा ने किया था। लेकलांशे सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा का आवश्यकता होती है, जैसे कि विद्युत घंटी, टेलीफोन एक्सेट्रा। तो ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट है जहाँ पे कुछ सेलों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो इसको आप पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। सेल का नाम है, ये धनोद है, ऋणोद है, विद्युत अपघट्य, विद्युत ध्रुवक, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ओम में। वोल्टेज सेल धनोद में तांबा, ऋणोद है यानी एनोड और कैथोड है, ठीक है। एनोड तांबा, कैथोड जस्ता और इलेक्ट्रोलाइट तनुगंधकाल्म होता है और विद्युत नहीं। विद्युत वाहक बल वोल्ट में 1.08 और आंतरिक प्रतिरोध ओम में 2 से 4 होता है। लेकलांशे सेल धनोद इसका कार्बन होता है, ऋणोद जस्ता होता है। शुष्क सेल धनोद कार्बन होता है, ऋणोद जस्ता होता है, ये आप देख सकते हैं आगे। और विद्युत अपघट्य इसका नौसादर का पेस्ट होता है और इस विद्युवक होता है MnO2। विद्युत वाहक बल वोल्ट में 1.46 और आंतरिक प्रतिरोध 2 से 5 ओम में। डेनियल सेल धनोद होता है तांबा और कैथोड है जस्ता। विद्युत अपघट्य तनु। बाइक्रोमेट सेल एनोड है कार्बन और कैथोड है जस्ता, अपघट्य होते हैं तनु। वेस्टर्न कैडमियम सेल इसका धनोद है पारा और ऋणोद है कैडमियम अमलगम। सीसा संचायक सेल का धनोद है लेड पेरोक्साइड और ऋणोद है स्पंजी लेड। क्षारीय संचायक सेल का धनोद है निकेल हाइड्रोक्साइड और ऋणोद होता है लोहा। और विद्युत अपघट्य KOH का सांद्र घोल, ठीक है। तो इसको पॉज करके आप बाकी पूरे चार्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है और विद्युत धारा जो है ये एक अदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं, ठीक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा, यदि चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। प्रतिरोध क्या है? रेसिस्टेंस। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं और अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है जिसको कि इससे डिनोट करते हैं, ये ओम है, ठीक है। ओम का संकेत है। एक नोट है, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 16⁶ ओम होता है। ओम का नियम क्या है? यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो ओम के नियमानुसार V अनुपाती है I के, या फिर V = RI, जहाँ पे R एक नियतांक है जिसे कि चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय प्रतिरोध क्या है? जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे कि मैग्नीज का तार, ये ओमीय प्रतिरोध है। अनोमीय प्रतिरोध क्या है? जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे कि डायोड बल्ब का प्रतिरोध और ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। चालकता क्या है? कंडक्टेंस। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। इसको G से सूचित करते हैं चालक को, मतलब G = 1/R। चालकता का SI मात्रक Ω⁻⁻1 होता है जिसे कि मोहो कहते हैं, ठीक है। इसका SI इकाई सीमेन भी होता है, ठीक है।
विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई l और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तो r अनुक्रमानुपाती है 1/a या फिर r p 1/a, जहाँ पे p जो है ये एक नियतांक है जिसे कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसलिए एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे विशिष्ट चालकता क्या है? कंडक्टिविटी। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इन्हें सूचित करते हैं जैसे कि ये 1/p, इसकी SI इकाई मात्रक ओम पे पावर -1 मीटर -1 और मीटर -1 होता है। ठीक है, ओम पे पावर -1 और मीटर -1। प्रतिरोध का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सामान्यतः प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम से और समानांतर क्रम से। श्रेणी क्रम में समायोजित प्रतिरोध का समतुल्य विरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। एक नोट है, ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध का मापकता है। ठीक है, ओम मीटर जो है ये विद्युत प्रतिरोध को मापता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग प्रतिरोधता को कम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या है? विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। किलोवाट घंटा मात्रक और यूनिट। 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वो मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो जाती है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा अपॉन 1000 इक्वल टू वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। ठीक है, किलोवाट इक्वल टू वाट इंटू घंटा। इसके बाद हम बात करेंगे अमीटर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विद्युत फ्यूज यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये यहाँ पे टीन 63% और सीसा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज ये सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। इसके बाद बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बनाने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक ही विद्युत धारा को मापा जा सकता है। शंट का उपयोग क्या है? शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगा करके अमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा करके वोल्ट मीटर बनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर का क्या रोल है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ये एक ऐसा यंत्र है जो कि उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में और निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदल देता है। ये केवल प्रत्यावर्ती धारा AC के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर के क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं AC डायनेमो या जनरेटर। जनरेटर जो है AC डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? ये एक ऐसा यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। इसके बाद बात करते हैं दिष्टकारी क्या है? रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक नोट दिया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड ने किया था। ठीक है, प्राथमिक शक्ति स्टेशनों
पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है और उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या इससे अधिक होती है। ग्रिड उपस्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं और 1,32,000 वोल्ट तक भी हो सकती है, ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, चुंबकत्व। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जाता है। ये विभिन्न आकृति की होती है, जैसे कि छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक और चुंबकीय सुई एक्सेट्रा। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व जो है वो सबसे अधिक होता है। वे क्षेत्र चुंबक के ध्रुव यानी पोल कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। ठीक है, चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर और दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। एक नोट है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरणा यानी इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है। आगे बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यानी मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर वो क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला भी होता है। ठीक है, चुंबकीय बल की रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। आगे हम चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को जानेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई फिर से उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर और बराबर बराबर दूरियों पर होती हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहला पदार्थ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाती है, चुंबकित हो जाती है, जैसे कि जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल एक्सेट्रा। ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी यानी एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे कि प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन आदि जो है ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। तीसरा लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाती हैं, जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात। ये क्या है? लौह चुंबकीय है। आगे बात करते हैं डोमेन। लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है। ठीक है, और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें कि डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेनों के कारण ही होता है। क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर क्या है?
क्यूरी ताप वो ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। लोहा और निकल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस और 358 डिग्री सेल्सियस होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं भूचुंबकत्व क्या है। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है। दिक्पात कोण यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, नमन कोण यानी एंगल ऑफ डीप और चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बात करते हैं, सबसे पहले तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिक्पात कोण। किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण किसको कहते हैं? किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक क्या है? पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन इसका मान लगभग 0.4 गास या फिर 0.4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। एक नोट है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, परमाणु भौतिकी। परमाणु क्या है? एटम। परमाणु वे सूक्ष्मतम कण हैं जो कि रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें कि फोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान और आवेश में विपरीत होते हैं, जिसके कारण ये उदासीन होता है। तो आगे हम मूल कणों की विशेषताएं देखेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। आवेश होता है प्रोटॉन का +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की खोज करता है गोल्डस्टिन। न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने किया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, -1.6 × 10⁻19। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। तो कुछ प्रमुख मूल कणों का विवरण आप देख सकते हैं। ये पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 × 10⁻13। पॉजिट्रॉन का आवेश पॉजिटिव है, +1.6 × 10⁻19। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया है। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटीकण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है, आवेश भी 0 होता है। और न्यूट्रिनो का द्रव्यमान 0 होता है, आवेश भी 0 होता है। और न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। ठीक है। पाइमेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है। पाइमेसोन का आवेश होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। पाइमेसोन की खोज युकावा ने किया है। अस्थायी जीवन काल 10⁻⁸ सेकंड होता है पाइमेसोन का। फोटॉन का द्रव्यमान 0 होता है, आवेश भी 0 होता है। फोटॉन की खोज आइंस्टीन ने किया है। फोटॉन का वेग प्रकाश के वेग से बराबर होता है। ठीक है। फोटॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आगे हम कैथोड रे के बारे में बात करेंगे कि कैथोड किरण क्या है। जब विसर्जन नलिका यानी डिस्चार्ज ट्यूब के सिरों पर 20 किलोवाट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज यानी इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है। ऐसे ही इसको ही कैथोड किरण कहते हैं। कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। कैथोड रे का गुण क्या है? कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत प्रेरण कुंडली यानी इंडक्शन कॉइल होता है जो कि कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान करता है। ये पारस्परिक प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है।
कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं, इसलिए ये कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती है। ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है और अपनी इस सतह के लंबवत निकलती है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। ठीक है, ये किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। ये गैसों के आयनीकृत कर दे गैसों को कैथोड किरणें जो है वो गैसों को आयनीकृत कर देती हैं और धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती हैं। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। इसकी वेधन क्षमता कम होती है। ये पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता परवलयाकार होता है। ठीक है, तो कैथोड किरण पे एक नोट दिया है, जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे कि टंगस्टन पर गिरती है तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। ठीक है, इस कैथोड रे के बाद हम बात करते हैं एनोड धनात्मक किरणें यानी पॉजिटिव, या फिर इसको कैनल रेज भी बोलते हैं। विसर्जन नलिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किया जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणें की ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती हैं। इसलिए ये एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणें हैं। इसका पता 1886 में गोल्डस्टीन ने लगाया था। धनात्मक किरण के गुण हैं कि ये किरणें धनावेशित होती हैं, ये प्रतिदीप्ति और स्फुटदीप्ति उत्पन्न करती हैं, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। इसकी प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं और विद्युत रोधी पदार्थों के बीच होती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता और चालकता है P 10⁻⁻5 10⁻6 म्यू ओम मीटर। ठीक है, यह चार्ट आप देख सकते हैं, धातु की प्रतिरोधकता और एवं चालकता, और यह है विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता एवं चालकता। तात्विक अर्धचालक SI और GE, यौगिक अर्धचालक अकार्बनिक CDS, GAS, CDSE और INP। कार्बनिक है एथ्रासीन, मादित यानी डोपेड और थैलोसियानिस आदि। कार्बनिक बहुलक हैं पॉलीपायरोल और पॉलीएनिलीन, पॉलीथाइमोनिन, थायोफिन एक्सेट्रा। नेज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें नेज अर्धचालक कहा जाता है। नेज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है किसके? होलों की संख्या के, NH। ठीक है, और इसके बराबर होती है N1। N1 जो है, N1 को नेज वाहक सांद्रता कहते हैं। अर्धचालकों में ये अद्वितीय गुण होता है कि उनमें इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ होल भी गति करते हैं। होल प्रभावी धनात्मक आवेश वाले एक आभासी मुक्त कण की तरह व्यवहार करते हैं। ये ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। ऐसे अर्धचालकों में प्रवाहित धारा इलेक्ट्रॉन धारा और होल धारा के योग के बराबर होता है। ठीक है, प्रवाहित धारा जो है ये इलेक्ट्रॉन धारा और होल धारा के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक नोट है, नेज अर्धचालकों की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, लेकिन कक्ष ताप पर इसकी चालकता बहुत ही कम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं अपद्रव्य चालक अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रव्य चालकता कहते हैं। वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिश्रित करना पादन यानी डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है, और अशुद्धि परमाणु अपमिश्रित यानी डोपेंट्स कहलाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को मादित कहते हैं, मादित अर्धचालक भी कहते हैं। अपमिश्रित ऐसा होना चाहिए कि जो मूल अर्धचालक पदार्थ को जालक को विकृत ना करे। अपमिश्रक के अणु और अर्धचालक पदार्थ के अणुओं का आकार लगभग समान होता है। चतुः संयोजक SI और GE के मादन के लिए दो प्रकार के अपमिश्रक का उपयोग करते हैं। पंच संयोजक जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस का, और त्रिसंयोजक जैसे कि इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम का। दाता यानी डोनर। पंच संयोजी अपद्रव्य जो है वो दाता होते हैं। ठीक है, और ग्राही
त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु जो है वो ग्राही कहे जाते हैं। और डोपिंग, अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक है। एन प्रकार के अर्धचालक, ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, एन प्रकार के अर्धचालक कहे जाते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पंचसंयोजी अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसलिए इसे दाता अशुद्धि यानी डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। पंचसंयोजी अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक और होल अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक के लिए Ne NH, ठीक है। Ne जो है बड़ा ग्रेटर होता है NH से। इसके बाद पी प्रकार के अर्धचालक कैसे होते हैं? जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों यानी होल की गति के कारण होता है उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने में से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। ठीक है। ऐसे अर्धचालक के लिए होल बहुसंख्यक ग्राहक और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए NH ग्रेटर Ne। एक नोट है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है लेकिन चालक की चालकता घट जाती है। अब पीएन संधि, पीएन जंक्शन। पीएन संधि बहुत ही अर्धचालक युक्तियों जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई है। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अर्धचालक डायोड। ये मूल रूप से एक पीएन संधि होती है जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं ताकि इस संधि पर कोई भी बाह्य वोल्टता अनुप्रयुक्त की जा सके। अग्रदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड। जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता V इस प्रकार अनुप्रयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल P फलक और ऋण टर्मिनल N फलक से संयोजी करते हैं, तो इसे अग्रदिशिक बायसित कहते हैं। अब पश्च दिशिक बायस में पीएन संधि डायोड क्या है? जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता इस प्रकार अनुप्रयुक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को N फलक से और ऋण टर्मिनल को P फलक से जोड़ते हैं, तो डायोड को पश्च दिशिक बायसित कहते हैं। डायोड वाल्व क्या है? वैज्ञानिक फ्लेमिंग द्वारा 1904 में निर्मित ये एक ऐसी निर्वात नलिका है जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रोड, तंतु और प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो कि धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इसे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लेगूमर नियम का पालन करते हैं। 1:I अनुपाती होता है V/3/2। एक नोट है, कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। अब इसके डायोड वाल्व के उपयोग क्या है? डायोड वाल्व ऋजुकारी यानी रेक्टिफायर के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्टि धारा DC में बदलते हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रायोड वाल्व क्या है। ये 3 इलेक्ट्रॉन डायोड वाल्व जो है ये 3 इलेक्ट्रोड, प्लेट, ग्रिड और तंतु वाली एक निर्वात नलिका है। इसका निर्माण 1907 में ली डी फॉरेस्ट जो कि अमेरिका से थे, इन्होंने किया था। इसका ट्रायोड वाल्व का उपयोग है कि ये प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, दोलित्र, ऑस्किलेटर और प्रेसी यानी ट्रांसमीटर और संसूचक यानी डिटेक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। जेनर डायोड। जेनर डायोड का आविष्कार C. जेनर ने किया था। इसे भंजन क्षेत्र में पार्श्वदिशिक बायस में प्रचलित करने के लिए डिजाइन किया गया और इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। फोटोडायोड। फोटोडायोड का उपयोग प्रकाशित संकेतों के सूचन में होता है। इसके बाद बात करते हैं LED यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। LED का आविष्कार निकोलोन्याक ने किया था। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य LED के निर्माण में होता है उनका बैंड अंतराल कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, यानी दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रमी परिसर लगभग 0.4 म्यूमीटर और से 0.7 म्यूमीटर है, अर्थात लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। यौगिक अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का उपयोग विभिन्न कणों के LED के निर्माण में होता है।
इसका उपयोग होता है मतलब GAS 06P0.4, इसका उपयोग लाल LED बनाने में, और GS इसका उपयोग अवरक्त LED बनाने में किया जाता है। इन LED का उपयोग सुदूर नियंत्रण, चोर घंटी संयंत्रों और प्रकाशिक संचार आदि में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सौर सेल। सौर सेल मूल रूप से एक ऐसी पीएन संधि होती है जो कि सौर विकिरणों में आपतित होने पर EMF उत्पन्न करती है। यह फोटो डायोड के सिद्धांत पर कार्य करती है। सौर सेल के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालकों को लेते हैं जिनका बैंड अंतराल 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के निकट होता है। सौर सेलों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक पदार्थ जैसे कि Se, GaS, CdTe और CuInSe2 आदि हैं। सौर सेलों के निर्माण के लिए पदार्थों के चयन के लिए मुख्य कसौटियां हैं। पहला बैंड अंतराल, दूसरा अधिक प्रकाश अवशोषण क्षमता, तीसरा वैद्युत चालकता और चौथा कच्चे पदार्थ की उपलब्धता, पांचवा लागत। इसके बाद बात करते हैं संधि ट्रांजिस्टर। 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला USA के J बार्डीन और WH बेटन को कहा जाता है। ये ट्रांजिस्टर एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर है। पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 में विलियम शाकले ने दो पीएन संधि को एक दूसरे के पार्श्वफलकों को जोड़कर किया था। एक नोट है, जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात था इसे केवल ट्रांजिस्टर कहा जाता था, लेकिन समय के साथ नए नए ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ और नए ट्रांजिस्टर को पुराने से भेद करने के लिए इन्हें ध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी BJP कहते हैं। ठीक है, किसी ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं जो कि मिलकर के अपने बीच में 2 पीएन संधियां बनाते हैं। तो NPN संधि, इसमें N प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड उत्सर्जक और संग्राहक P प्रकार के अर्धचालक के 1 खंड यानी आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। दूसरा PNP ट्रांजिस्टर, इसमें P प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड उत्सर्जक और संग्राहक N प्रकार के अर्धचालक के 1 खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। तो ये जो स्टार बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जक क्या है? एमीटर। ये ट्रांजिस्टर में प्रवाहित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। आधार, ये केंद्रीय खंड होता है, ये अत्यंत पतला और कम अपमिश्रित होता है। और संग्राहक यानी कलेक्टर, ये खंड उत्सर्जक द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। संग्राहक फलक साधारण अपमिश्रित होता है लेकिन साइज में ये उत्सर्जक से बड़ा होता है। आगे हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के उपयोग क्या है। मूल रूप से इसका आविष्कार प्रवर्धक की भांति कार्य करने के लिए किया गया था और जो कि किसी सिग्नल को आवर्धित प्रति उत्पन्न करता है। वर्तमान में ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से हो रहा है। इसे प्रवर्धक, एम्पलीफायर, स्विच, वोल्टेज नियामक यानी रेगुलेटर, सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर आदि के रूप में किया जाता है। पहले जो कार्य ट्रायोड से किए जाते थे वे अधिकांशतः अब ट्रांजिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। अतिचालकता क्या है? सुपर कंडक्टिविटी। अतिचालकता की खोज 1911 में केमरलिंद ओन्स ने किया था। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें ही अतिचालकता कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, अतिचालक बोलते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। 4.2 के मतलब कि 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अतिचालक बन जाता है। नियोबिस्टिन काफ़ी ऊंचे ताप 100 केल्विन पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेती है। अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात वो पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसे चुंबकीय बल रेखा भेदक उसके अंदर नहीं जा सकती है। अतिचालक के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1991 में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान और तकनीकी बोर्ड की स्थापना की है। एक नोट है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित है। आते हैं हम अगले चैप्टर पे, बात करते हैं रेडियो सक्रियता के बारे में। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरल और P क्यूरी और M क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणों में उत्सर्जित करने लगते हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं और किरणों की उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। गामा किरणें
अल्फा और बीटा किरणों के बाद उत्सर्जित होती है। रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की है। ठीक है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाती है। तो आगे हम अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुण को जानेंगे कि क्या गुण है उनमें। उत्पत्ति यानी ऑरिजिन, अल्फा में नाभिक से होता है, बीटा में नाभिक से और गामा में भी नाभिक से होता है। प्रकृति यानी नेचर का गुण है, अल्फा में धनात्मक होता है, बीटा में ऋणात्मक होता है और गामा में उदासीन होता है प्रकृति। रचना, अल्फा की 2He 2 हीलियम 4 होती है 2He4, बीटा में 1E0 और फोटोन में गामा में फोटोन होती है। द्रव्यमान होता है अल्फा में 6.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम और बीटा में 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और गामा में द्रव्यमान शून्य होता है। आवेश, अल्फा का आवेश +2e होता है, बीटा का आवेश -1.6 इंटू 10⁻19 C और गामा में शून्य होता है आवेश। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव अल्फा में, बीटा में और गामा में नहीं होता है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रभाव तीनों में होता है। ठीक है। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण में होती है। ठीक है। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण में होती है। एक अल्फा किरण से निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या फिर सोडी-फॉजन नियम कहते हैं। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए वो समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है। इसे प्रायः HL या फिर T½ से सूचित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अभ्रकोष्ठ यानी क्लाउड चैम्बर। अभ्रकोष्ठ का उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है। अभ्रकोष्ठ का आविष्कार CRT विल्सन ने किया था। जीवाश्म मृत पेड़ पौधों आदि की आयु का अंकन कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। इस विधि में जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों में प्राप्त कार्बन की 2 समस्थानिक 6C12 और 6C14 का अनुपात ज्ञात करके आयु का निर्धारण किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यानी मास एनर्जी रिलेशन। 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे कि आपेक्षिकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। इसके अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है और प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और प्रकाश का वेग है तो इस द्रव्यमान से संबंध है E=mc²। ठीक है, E=mc²। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्हें 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान लगभग 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से घट रही है। लेकिन सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वो लगातार 1000 करोड़ वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा। रेडियो सक्रियता के बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, नाभिकीय विखंडन और तथा संलयन। तो नाभिकीय विखंडन क्या है यानी न्यूक्लियर फिजन। वो नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन और हॉर्न के द्वारा दिखाया गया। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक 2 खंडों में विभाजित हो जाते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया,
चेन रिएक्शन। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा और 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिक के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, अनियंत्रित श्रृंखला और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो दोनों को एक एक करके हम बात करते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 13927 के अनुसार होती है। आगे भी ठीक है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है और बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर जाती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो परमाणु बम क्या है? एटम बम। परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहियर के निर्देशन में अमेरिका के दी मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 92 U-235 और प्लूटोनियम 94 Pu-239 का प्रयोग किया जाता है। ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। इसके बाद बात करते हैं अनियंत्रित श्रृंखला के बाद नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, यानी कंट्रोल चेन रिएक्शन। ये अभिक्रिया धीरे धीरे होती है और इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में यही अभिक्रिया प्रयोग की जाती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब परमाणु भट्टी क्या है, यानी एटम पाइल या फिर इसको नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आप ले लीजिए। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति धीमा करता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ यानी कंट्रोलर रोड के रूप में कैडमियम या बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग क्या है। इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जाता है, जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नाभिकीय विखंडन के बाद नाभिकीय संलयन क्या है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं तो वो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, जो कि इस अभिक्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है 1H2 + 1H3 अभिक्रिया करके 2H4 और +0N1 + 17.6 MeV बनाते हैं। ठीक है। ये रिएक्शन है नाभिकीय संलयन का। सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप और अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम ये परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, ब्रह्मांड। तो आगे हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में, जानकारियाँ लेंगे क्या है। पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश और उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे कि मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सब क्या है, और संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप से ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, यानी कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरी और द्रव्यमान का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। फिर भी बड़े परिमाण की संख्याओं के सहारे इनका अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब 10⁻11 मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं।
इस प्रकार के तारों की कुल संख्या 10⁻11 इंटू 10⁻11 इक्वल टू 10⁻22 कोटि की होगी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? एवोल्यूशन ऑन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड के प्रारंभ और इसके भविष्य के प्रश्न को लेकर के अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है। यह सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया जब खगोल वैज्ञानिकों ने विकसित टेलीस्कोप और अन्य वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रक्षेपणों के आधार पर यह बतलाया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे कि अवरक्त विस्थापन यानी रेड शिफ्ट कहा जाता है, इस पर आधारित है। ठीक है, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इसके बाद अवरक्त विस्थापन यानी रेड शिफ्ट क्या है? यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चले तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी, अर्थात ये दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा और ये आवृत्ति जो है दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इस प्रकार के विस्थापन को अवरक्त विस्थापन कहते हैं। अवरक्त विस्थापन के आधार पर ही 1929 में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला में कार्य करते हुए एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की। अपने प्रक्षेपणों के दौरान हब्बल ने पाया कि कुछ निकटतम मंदाकिनियों के वर्णक्रमों की अवशोषण रेखाएं वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही है। इसलिए अपने प्रक्षेपणों के क्रम में वे निम्नलिखित दो निष्कर्षों पर पहुंचे। पहला, सभी मंदाकिनी यानी सभी गैलेक्सी हमसे दूर जा रहे हैं, और दूसरा, कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है, जितनी दूरी पर है वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग दूरी के समानुपाती होगा, अर्थात v जो है समानुपाती है d के, यानी v इक्वल टू hd। उपयुक्त सूत्र को हब्बल का नियम कहते हैं। यहाँ पे आपका h जो है h नियतांक है, जिसे कि हब्बल नियतांक या फिर हब्बल पैरामीटर कहा जाता है। नियतांक h का मात्रक है kms -1/MPS और इसका मान 67 kms -1/MPS होता है। MPS यहाँ पे ये मेगा पार्सेक है। हब्बल पैरामीटर का मात्रक समय का व्युत्क्रम होता है, अतः अवश्य ही समय का मात्रक होगा। इस प्रकार हम यदि समय को पीछे ले जाएं तो ब्रह्मांड की आयु का आकलन से 15 × 10⁹ वर्ष आता है। प्राप्त प्रक्षेपणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 10 × 10⁻19 वर्ष से 19 × 10⁹ वर्ष के बीच होगा। तो एक नोट है, हब्बल के मंदाकिनियों के प्रतिसरण के नियम पर हाइजक एसिमोव का कहना है कि हब्बल के निरूपण के अनुसार यदि दूरी के साथ प्रतिसरण की गति बढ़ती जाए तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर मंदाकिनियां इस तेजी से प्रतिसरण करेगी कि उन्हें देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। मंदाकिनी क्या है? गैलेक्सी। मंदाकिनी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। तारे मंदाकिनियों के साथ बंधे रहते हैं। इसके लिए चारों मौलिक बलों, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल या दृढ़ बल और कमजोर बल में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां यानी 10⁻11 मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में औसतन 100 अरब तारे यानी 10⁻11 तारे होते हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या है 10⁻22। प्रत्येक मंदाकिनी में तारों के अतिरिक्त गैस तथा धूल कण होती हैं। मंदाकिनी का 98% भाग तारों से और शेष 2% गैसों या धूल का बना होता है। एक नोट है, मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। आगे हम मंदाकिनी का वर्गीकरण करेंगे यानी क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सी। मंदाकिनियों को उनके आकृति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, सर्पिल, दीर्घवृत्तीय और अनियमित यानी इरेगुलर। अब तक के ज्ञात मंदाकिनियों में 80% सर्पिल, 17% दीर्घवृत्तीय और 3% अनियमित आकार वाली है। हमारी मंदाकिनी दुर्ध मेखला यानी मिल्की वे या आकाशगंगा और इसकी सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी है, एंड्रोमेडा। सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। सर्पिल मंदाकिनियाँ दूसरी मंदाकिनियों से प्रायः काफ़ी बड़ी होती है। अब दूध मेखला क्या है? आवर ओन गैलेक्सी द मिल्की वे।
हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। इसका व्यास लगभग 10⁵ प्रकाश वर्ष और ये मंथर गति से चक्कर काट रही है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हैं। सूर्य भी सौरमंडल सहित इसके केंद्र के चारों ओर घूर्णन करता है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन मतलब कि 25 करोड़ वर्ष लगता है। पृथ्वी पर लोग दुग्ध मेखला मंदाकिनी का अभिमुख दृश्य यानी एंड ऑन व्यू और साइड व्यू देख पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं इस मंदाकिनी का हिस्सा है। हमारी मंदाकिनी में तारे चपटी चक्रिका नुमा संरचना में अंतर्विष्ट होते हैं, तो अंतरिक्ष के अंदर 10⁵ प्रकाश वर्ष तक फैली होती है। तारों की चक्रिका केंद्र पर काफ़ी मोटी होती है, जो कि मंदाकिनी के केंद्र पर तारों के अपेक्षाकृत उच्च सांद्र को दर्शाता है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से लगभग 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर इस चक्रीय नुमा संरचना के एक पार्श्व पर स्थित है। अतः सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से काफ़ी दूर है। यदि आकाश स्वच्छ है तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफ़ेद तारों की चौड़ी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है, जो कि करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर के बनी है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर यह प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है, जो कि ये है आकाशगंगा कहलाती है। तारामंडल क्या है? तारामंडल यानी कॉन्स्टलेशन। पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूह में कुछ आकृतियों की कल्पना की है और उनको विशिष्ट नाम दिए हैं। तारों के किसी ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडल का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर की गई है। तो प्रमुख तारामंडल हैं वृहत सप्तऋषि मंडल यानी उर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि उर्सा माइनर और मृग यानी ओरियन, सिग्नस और हाइड्रा एसेक्ट्रा। ये सब क्या है? तारामंडल है। आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जिसमें कि 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। सेंटोरस में 94 तारे हैं। वृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिसमें कि 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं, जो कि आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः वृहत सप्तऋषि या बिग डीपर कहा जाता है। ठीक है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में वृहत सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि तारामंडलों को प्रायः बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग ओरियन तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग तारामंडल को इसे शीत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं, जिनमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाते हुए प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बिटलगीज नामक का तारा स्थित है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारे स्थित हैं। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में अवस्थित हैं। तारे, बात करते हैं कि तारे क्या है, यानी स्टार्स। तारा ऐसे खगोलीय पिंड है जो कि लगातार प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं, इसलिए सूर्य भी जो है एक तारा ही है। सूर्य क्या है? एक तारा है। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन और 0.5% में लोहा और अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों को अन्य भौतिक अभिलक्षणों जैसे कि आकार, रंग, चमक और ताप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। तारे का रंग पृष्ठताप द्वारा निर्धारित होता है। तारा जितना पृष्ठताप अपेक्षाकृत निम्न होता है, तारे जिनका पृष्ठताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग का होता है। उच्च पृष्ठताप वाले तारे सफ़ेद होते हैं, जबकि वे तारे जिनका पृष्ठताप अत्यधिक उच्च होता है वो नीले रंग के होते हैं। ठीक है।